ये किस तरह का इंसाफ है? ये आपकी मर्जी का इंसाफ है भाई। जब दिल करे इंसाफ दे देंगे, जब दिल करे तो इंसाफ नहीं देंगे। पाकिस्तान 22 करोड़ गूंगों, बहरों और अंधों का मुल्क तो नहीं है ना जी। और यहां जो लोग बैठे हुए हैं वो तो सारे 13-13, 14-14 बार जेल काट आए हैं। डिस्क्वालिफिकेशंस का भी कोई खौफ नहीं है किसी को। तो क्या इस मुल्क को इस तरह लेके चलना है? लोग भूख से मर रहे हैं, यहां नए नए खेल खेले जा रहे हैं। यहां एक आदमी को फिर वापस लाने के लिए फैसिलिटेशन की जा रही है। पहले नैब के जरिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, अदालतों के जरिए की गई, एजेंसियों के जरिए की गई। अब भी वो रास्ता नहीं रुक रहा, वो सिलसिला बंद नहीं हो रहा। तो ये सिलसिला हमें कबूल नहीं है और हम इसमें खामोश नहीं रहेंगे। मैं बड़े एहतराम से कहना चाहता हूं कि ये गलतफहमी दूर कर दी जाए कि कोई सियासी कारकुन, कोई सियासी जमात इस नाइंसाफी पर चुप रहेगी। हम चुप नहीं रहेंगे, हम बात करेंगे, हम सवाल पूछेंगे। आज इस वक्त ईवान में मुझसे पहले जनाब लॉ मिनिस्टर ने और असाद महमूद साहब ने बड़ी मुदल्लिल गुफ्तगू की है आज के फैसले के हवाले से। बदकिस्मती से पाकिस्तान की अदालती तारीख हादसात, नाइंसाफ़ियों और नाहमवारियों से भरी पड़ी है। इस मुल्क में भुट्टो मरहूम का अदालती कत्ल किया गया। यहीं अदालत के बैक डोर से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर डिस्क्वालीफाई किया गया। और यहीं चंद बरस पहले हमने पानामा बेंच के नाम पर एक तमाशा और एक ड्रामा देखा और एक ब्लैक लॉ डिक्शनरी का हवाला लेकर मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, क्योंकि इस मुल्क में मकबूल सियासी क़यादत को या मार्शल लॉ के ज़रिए टारगेट किया जाता है या अदालती जबर और नज़रिया ज़रूरत के तहत टारगेट किया जाता है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब हम गिलानी साहब की कैबिनेट से, उससे पहले की बात है, उन्हीं दिनों की बात है जब ये जजेस बाली तहरीक चली। आप पीपल्स पार्टी के दोस्त हमें कहते रह गए कि थोड़ा इंतज़ार करो, लेकिन हम अदलिया की गैर जानिबदारी और आज़ादी के रोमांस में या रुमान में बहुत आगे निकल गए। मुझे वो दिन भी याद है जब मियां नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन से लॉन्ग मार्च की क़यादत करने के लिए निकल रहे थे। हमारा कोई मामा चाचा, कोई भाई भतीजा जज नहीं था, तो हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। आप हमारे इत्तेहादी थे और हमने वो कैबिनेट छोड़ी। आप हमें समझाते रह गए और हम अदलिया की आज़ादी के परचम को और बहाली के परचम को लेकर निकल आए। जब नवाज शरीफ साहब निकल रहे थे तो उनको 2 कॉल्स आई पाकिस्तान के बाहर से और उन्हें कहा गया कि आपकी जान खतरे में है, आप बाहर ना निकलें। उन्होंने अपनी जान को भी खतरे में डाला। हम भी जो उनके हम रकाब थे सारे अपनी जानों को, उन दिनों में धमाके बहुत होते थे, खतरे में डाला। कि मकसद क्या था? एक आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया का क़याम। हम इफ्तिखार चौधरी साहब को नहीं जानते थे, ना कोई वास्ता था, ना बाकियों को जानते थे, लेकिन हम समझते थे कि जनरल मुशर्रफ ने ज़्यादती की है, जुल्म किया है, और हम बाहर निकल आए। लेकिन आज कई साल गुजरने के बाद जब नज़रिया ज़रूरत के तहत अदालत से फ़ैसला आता है या जब हम देखते हैं कि किसी फ़ैसले में नज़रिया ज़रूरत की बदरू भटक रही है, तो यकीन कीजिए कभी कभी शर्मसारी होने लगती है कि ये तहरीक चलिया बहाल तो हुई, अदलिया को हम आज़ाद और गैर जानिबदार नहीं करवा सके। इसको हम एडमिट करते हैं। मैं खुद जेल में गया हूँ 2 बार, बहावलपुर जेल और मियाँ वाली जेल, इसी चक्कर में। मेरे रुफ़का भी गए। उसका नतीजा क्या निकला? पानामा बेंच, पानामा का केस कि इमरान के सहूलतकारों के कहने पर यह खेल खेला गया। जावेद हाशमी ने तो ये बात बहुत पहले हमें बता दी थी कि जज और जर्नैल मिलेंगे और इस बात तुम्हें अदालत के जरिए निकाला जाएगा और उसके बाद फिर खूब ज़दोकोब किया जाएगा। और वो सारा कुछ हुआ जैसा कि हाशमी साहब ने बताया था। वो इमरान खान के साथ थे और इसीलिए उससे अलग हो गए थे। तो बात यह है जनाब कि ये सिलसिला कहीं रुकना चाहिए, सिलसिला नहीं रुक रहा। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ और पूरी कौम सुन रही है इस बात को, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान भी सुन रहे हैं कि अगर इमरान खान के ऊपर नो कॉन्फिडेंस हुआ है तो ये कौन सा गैर कानूनी या गैर आइनी रास्ता इख्तियार किया गया? हमने धरना तो नहीं दिया, हमने इस्लामाबाद का घेराव तो नहीं किया, हम उस साइड पे बैठे थे
उधर से उठा के हमें जेलों में डाल दिया। हम में से किसने जेल नहीं काटी? हम रोए तो नहीं? हम जब जेलों से आते थे तो चीखे नहीं मारते थे? अदालतों में हमारे साथ नाइंसाफी हो रही थी। हम जेलों में बंद थे। चीफ जस्टिस साहिबान जो थे उस दौर के, उन्हें हमारी शक्लें पसंद नहीं थी। उस दौर की एजेंसियों को हम ठीक नहीं लगते थे। उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने हमें जेल में डाला हुआ था और ये एक शैतानी इत्तेहाद था। इससे कम मैं इसे कुछ नहीं कह सकता। एक शैतानी इत्तेहाद था, एक मुसल्लस कायम थी। हमने उसको भुगता और जब हमें मौका मिला तो जो पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है उसके मुताबिक हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन डाली और वो कोई जुर्म नहीं किया। और जब यहाँ इस्लामाबाद में इमरान खान आ रहा था तो याद कीजिए वो दिन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला दिया गया कि इसको आने दो और सारी इस्लामाबाद पुलिस को एक तरफ कर दिया गया। सिक्योरिटी सारी लेयर्स तोड़ दी गई, खत्म कर दी गई। फिर क्या हुआ? उन्होंने यहाँ आग लगाई, हंगामा किया, यहाँ पे इमलाक को नुकसान पहुंचाया। इमरान खान को तो किसी ने नहीं बुलाया। उस बेंच ने इमरान खान को क्यों नहीं बुलाकर पूछा कि तुमने ये क्या किया, तुमने यहाँ पे ये खिलवाड़ कैपिटल के साथ क्यों किया? एक न्यूक्लियर स्टेट का कैपिटल है, तुमने इसे तमाशा क्यों बनाया? कोई एक वाकया जनाब। और आज जो फैसला आया है, इस खराबी की बुनियाद मैं बिला खौफे तरदीद ये कहना चाहता हूं, इसकी बुनियाद वो गैर मुनसिफाना, गैर कानूनी और गैर आईनी फैसला है जो पंजाब असेंबली के 25 अरकान को डिस्क्वालीफाई किया गया। वो इस खराबी की बुनियाद है कि तुम्हारे वोट भी नहीं गिने जाएंगे और तुम्हें डिस्क्वालीफाई भी किया जाएगा। गोया जुर्म नहीं किया मगर तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हम चल पड़े पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। हमने इमरान खान के गुनाहों का छाबा अपने सर पे उठा लिया। हम IMF के उस नामुकम्मल प्रोग्राम को ठीक करने के लिए चल पड़े। ऑब्वियसली कीमत बढ़नी थी और हमें धकेल दिया गया कि जाओ जाके अब महंगाई से इलेक्शन लड़ो। तो नतीजा आपके सामने है। और जब रिव्यू डाला गया, सवाल यह है कि उस रिव्यू को सुना क्यों नहीं गया? आपने रिव्यू को बैक बर्नर में क्यों डाला? यह किस तरह का इंसाफ है? यह आपकी मर्जी का इंसाफ है भाई। जब दिल करे इंसाफ दे देंगे, जब दिल करे तो इंसाफ नहीं देंगे। पाकिस्तान 22 करोड़ गूंगों, बहरों और अंधों का मुल्क तो नहीं है ना जी। और यहां जो लोग बैठे हुए हैं वो तो सारे 13-13, 14-14 बार जेल काट आए हैं। डिस्क्वालिफिकेशंस का भी कोई खौफ नहीं है किसी को। तो क्या इस मुल्क को इस तरह लेके चलना है? लोग भूख से मर रहे हैं, यहां नए नए खेल खेले जा रहे हैं। यहां एक आदमी को फिर वापस लाने के लिए फैसिलिटेशन की जा रही है। पहले नैब के जरिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, अदालतों के जरिए की गई, एजेंसियों के जरिए की गई। अब भी वो रास्ता नहीं रुक रहा, वो सिलसिला बंद नहीं हो रहा। तो ये सिलसिला हमें कबूल नहीं है और हम इसमें खामोश नहीं रहेंगे। मैं बड़े एहतराम से कहना चाहता हूं कि ये गलतफहमी दूर कर दी जाए कि कोई सियासी कारकुन, कोई सियासी जमात इस नाइंसाफी पर चुप रहेगी। हम चुप नहीं रहेंगे, हम बात करेंगे, हम सवाल पूछेंगे।